Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on protection and security in operating systems. Students, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन से मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के गोल्स क्या क्या होते हैं, डोमेन ऑफ प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, जिनके अंदर हमने बात की थी कि इसमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हमने ऑब्जेक्ट कहा था और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम किस किस तरह से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं उसके बारे में बात की थी। एक्सेस राइट्स क्या होते हैं, ये इस बारे में हमने डिस्कस किया था। एक्सेस राइट्स क्या है, जिसमें हमने बात की थी डोमेन क्या है, जो भी डेटा फाइल्स है या जो भी रिसोर्सेज है उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो ऑपरेशन क्या कहलाते हैं, एक्सेस राइट्स कहलाते हैं। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एक्सेस राइट्स कहलाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के परमिशन होती है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट एक्सेस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। एक्सेस मैट्रिक्स जो होती है, इसके अंदर हम बताते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से रिसोर्स के ऊपर या किस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्सेस राइट्स अवेलेबल हैं, कौन सा यूजर या कौन सी प्रोसेस क्या कौन कौन के लिए कौन से एक्सेस राइट्स अवेलेबल हैं, वो हम एक्सेस मैट्रिक्स के अंदर शो करते हैं। और इसमें हमने दो तरह की एक्सेस मैट्रिक्स पढ़ी थी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और दूसरी कैपेबिलिटी लिस्ट। दो टाइप से होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें इस तरह से हम शो करते हैं एक्सेस मैट्रिक्स को। इसका एक एग्जांपल भी लिया था एक्सेस मैट्रिक्स का हमने इस तरह से, जिसमें एक साइड में हम ऑब्जेक्ट्स को शो करते हैं और एक साइड में हम यहाँ पर डोमेन्स को शो करते हैं। जैसे D1 D2 D3 तो क्या है, हमारे डोमेन्स हैं और यहाँ पर ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फाइल्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो किस डोमेन को क्या राइट है, डोमेन क्या है, डोमेन हमारे कोई भी यूजर हो सकता है, डोमेन हमारी कोई भी प्रोसेस हो सकती है, या डोमेन कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये किसको क्या क्या राइट्स हैं वो हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर शो हो रहे होते हैं। जैसे D1 डोमेन को फाइल 1 के ऊपर रीड और राइट का राइट्स है, D1 डोमेन को फाइल 2 के ऊपर एग्जीक्यूट का राइट है, D1 डोमेन प्रिंटर को के ऊपर आउटपुट का राइट है। इसी तरह से D2 डोमेन को फाइल 1 पर कोई भी राइट नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर डैश लगा रखा है। D2 डोमेन को फाइल 2 पर एग्जीक्यूट का राइट है और प्रिंटर के लिए कोई भी राइट नहीं है। इसी तरह से D3 डोमेन को फाइल 1 पर कोई भी राइट नहीं है, फाइल 2 के पास में रीड एंड राइट का राइट है और प्रिंटर के ऊपर आउटपुट का राइट है। तो इस तरह से एक हमने जनरलाइज्ड एक्सेस मैट्रिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था। तो ये हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसके अंदर डिस्कस किया था। अब आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर किस किस तरह की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमारे पास में आती हैं, किस किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे इसके बारे में। कंप्यूटर रिसोर्सेज मस्ट बी guarded against unauthorized access, malicious destruction or alteration and accidental introduction of inconsistency। हमारे जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारी फाइल्स भी हो सकती हैं, हमारे जो भी चीजें जिनको भी हम यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, जिनको यूज करके हमारी प्रोसेसेस काम करती हैं, वो सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो हमारे रिसोर्सेज को, चाहे वो हमारी फाइल्स हो या हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, हमारे रिसोर्सेज को कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके, उनका डिस्ट्रिक्शन ना कर सके, उनमें ऑल्ट्रेशन ना कर सके किसी भी तरह का। ये सभी चीजों से हमें क्या करना है, उन्हें बचाना है। These resources include information stored in the system, both data and code। इसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आएंगे, मैंने जैसे भी आपको बताया, आपकी फाइल्स आएंगी, डेटा आएगा आपका, जो भी डेटा चाहे वो फाइल्स की फॉर्मेट में हो, डेटा की फॉर्मेट में या कोड की फॉर्मेट में हो, एज वेल एज
सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, टेप्स है, नेटवर्किंग है। कंप्यूटर में जो भी कुछ है, हार्डवेयर जो भी कुछ है, सॉफ्टवेयर पार्ट, सब कुछ क्या है, आपके रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, सेव करना है, बचाना है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। Security misuses of the system can be either accidental or intention. जो सिक्योरिटी मिसयूज होता है वो कई बार एक्सीडेंटल भी हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, और कई बार क्या होता है, इंटेंशनली भी होता है। It easier to protect against the accidental misuse than the protect against the intentional misuse. अगर एक्सीडेंटल मिसयूज है तो उससे बचना आसान होता है, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ कैसे सिक्योरिटी से सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है, किस तरह से एक्सीडेंटल मिसयूज हो सकता है। तो वहां हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कोई इंटेंशनली अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरसेस डाल रहा है या आपके सिस्टम को की सिक्योरिटी को ब्रेक कर रहा है, आपके पासवर्ड को थेफ्ट कर रहा है, तो वो इंटेंशनली कर रहा है, तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। द इंटेंशनल मिसयूज कैन बी ऑफ द फॉलोइंग डेज। जो इंटेंशनली अगर करते हैं तो वो किस तरह का होता है, किस लिए करते हैं वो, जनरली इंटेंशनल थेफ्ट किस तरह का होता है, थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चुराने के लिए करते हैं। अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, आपके परमिशन के बिना, ऑथराइजेशन के बिना आपके डेटा में मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है। अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, आपकी परमिशन के बिना, जानकारी के बिना, ऑथराइजेशन के बिना डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। तो इस तरह से ये जो होते हैं इस इंटेंशनली किए जाते हैं। सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच थेफ्ट। सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच थेफ्ट एट 2 लेवल। सिस्टम जो है दो इन थेफ्ट से 2 लेवल पर बच सकता है। कौन कौन से लेवल्स पर बच सकता है, कैसे कैसे सिस्टम इनसे बचाव कर सकता है अपना, वो अपन डिस्कस करते हैं। अब पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है ह्यूमन। फर्स्ट रख लेते हैं फिजिकली, कैसे इससे बच सकता है, इन थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है सिस्टम को। The set containing the computer system must be physically secured so that the intruders can be prohibited to enter the site. Both the machine room and the terminal or workstation that have access to the machine must be secure. जो हमारा रूम है, कंप्यूटर सिस्टम्स जहाँ लगे हुए हैं, फिजिकली उन्हें कैसे सिक्योर किया जा सकता है कि हम क्या करें, जो हमारी साइट्स हैं जहाँ पर हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, जहाँ हमारा मशीन रूम है या जहाँ हमारा सर्वर लगा हुआ है, वर्क स्टेशन लगे हुए हैं, उनको हम सिक्योरिटी रखें वहां पर, कि कोई भी अननोन पर्सन वहां पर ना आ सके, कोई भी पर्सन वहां पे एंट्री बिना परमिशन के न कर सके, अनऑथराइज्ड पर्संस की एंट्री न कराई जाए। दूसरा होता है ह्यूमन यूजर शुड बी केयरफुली स्क्रीन सो दैट द चांसेस of unauthorized authorized a user who may give access to an intruders to reduced. दूसरा क्या है, ह्यूमन यूजर्स जो है उनको भी केयरफुली स्क्रीन किया जाए, जिससे कि ऑथराइज पर्संस ही सिर्फ आपके कंप्यूटर्स की एक्सेस कर सकें, और कोई भी पर्सन, अनऑथराइज पर्सन सिस्टम को एक्सेस ही ना कर सके। तो इसके लिए जनरली क्या किया जाता है, जो भी पर्सन्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड्स बना दिए जाते हैं। तो केवल जिनके आईडी पासवर्ड्स है वही सिस्टम्स को ऑन कर सकते हैं, बाकी हर किसी को पता नहीं होता कि यहाँ के आईडी पासवर्ड क्या है। बिना आईडी पासवर्ड के कोई भी सिस्टम को ऑन नहीं कर सकता। तो जैसे कि कोई कॉलेज है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, सबके आईडी पासवर्ड्स बने हुए हैं, सब अपने आईडी से ही सिस्टम को लॉगिन करते हैं। बाहर का कोई पर्सन होगा वो लॉगिन ही नहीं कर सकता। तो इस तरह से ऑथराइजेशन चेक होने के बाद ही वो सिस्टम को ऑन करना अलाउ करें, हर किसी को अलाउ नहीं करें। नेक्स्ट आता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंटल
or purposeful security breaches. A stack flow could allow the launching of an unauthorized processes. ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कई बार सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं, सिक्योरिटी के लिए कुछ सिस्टम्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि एक्सीडेंटल और या पर्पसफुल सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है उन्हें रोका जा सकता है। जैसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, उनके अंदर आप सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता है, उसमें आईडी पासवर्ड डाल के ही सिस्टम ऑन होता है। और भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं जिनसे अनऑथराइज्ड प्रोसेसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट जो है वो लास्ट जो आता है वो आता है नेटवर्क। मच कंप्यूटर डेटा इन मॉडर्न सिस्टम ट्रेवल्स। आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें सिस्टम में डेटा ज्यादातर ट्रेवल करता है, नेटवर्क पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। ओवर प्राइवेट लीज लाइन, शेयर्ड लाइन्स लाइक इंटरनेट, वायरलेस कनेक्शंस और डायल-अप लाइन्स। These data could be just as harmful as breaking into computer, and interrupt of communication could constitute a remote denial of service attack. User use and trust in the system. जब डेटा नेटवर्क के ऊपर मूव करता है तो जैसे कि नेटवर्क लाइंस के ऊपर मूव कर रहा है, इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हैं, वायरलेस कनेक्शन होता है, डायल अप लाइंस होती हैं, दीज लाइन कनेक्शंस होते हैं। तो जब इस तरह से आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं या आपके मोबाइल्स में वायरलेस डेटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं तो उनमें क्या है, डेटा आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। और जब डेटा ट्रेवल कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको कई बार इंटरप्ट कर दिया जाता है। और इंटरप्ट कैसे होता है, इसमें इसमें डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के थ्रू, जिसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आपकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही नहीं रही है और बीच में ही कोई उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर रहा है, या इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने की बजाय बीच में ही कोई उस इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर रहा है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को रोकने में नेटवर्क जो है, नेटवर्क पर भी आप सिक्योरिटी फीचर्स लगा सकते हैं, नेटवर्क भी उसमें सपोर्ट कर सकता है कई तरह से जिससे कि इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जा सके। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यानी कि आप जैसे हमने बात की ऑथराइजेशन चेक कर रहे हैं यूजर का कि यूजर राइट पर्सन है या नहीं है। पहले अगर कोई सही पर्सन नेटवर्क में आ रहा है, आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो आपको ऑथराइजेशन चेक करना पड़ेगा कि सही पर्सन है तो ही आप उसे अलाउ करें, अदरवाइज नहीं है, ऑथराइज नहीं है वो पर्सन, तो आप उसे अलाउ ना करें। तो इस तरह से चेक करना कि पर्सन ऑथराइज है या नहीं है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। Authentication of a user of the system is one of the major security issue associated with an operating system. ये एक ऑपरेटिंग ऑथेंटिकेशन एक मेजर सिक्योरिटी इशू है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। जनरली ऑथेंटिकेशन ऑफ अ यूजर बेस्ड ऑन यूजर आइडेंटिफायर एंड पासवर्ड। जनरली ऑथेंटिकेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू। दूसरा ऑथेंटिकेशन का एक और नया मेथड जो है, पहले बहुत पुराने टाइम से जो है ये आईडी पासवर्ड वाला मेथड चलता आ रहा है। अब हमारे पास में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन। जैसे कि दूसरा मेथड है फिंगरप्रिंट और रेटिना पैटर्न और सिग्नेचर। ये है, इनको कहते हैं बायोमेट्रिक टेक्निक्स। जैसे किसी का अगर हमें आइडेंटिफिकेशन चेक करना है तो हम फिंगरप्रिंट के थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह एम्प्लॉयज की एंट्री होती है या किसी की एंट्री होती है, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पर आपकी आइडेंटिटी कैसे चेक होती है, थम्स लगवाते हैं उसमें या फिंगर्स लगवाते हैं। या जैसे आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या किसी और काम से जाते हैं, कहीं आपकी आइडेंटिटी चेक की जाती है तो वहां पर आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू भी आइडेंटिटी चेक की जा सकती है, इसे कहते हैं बायोमेट्रिक टेक्निक। या रेटिना पैटर्न्स के थ्रू आईज से चेक किया जाता है और आंखों से जो करते हैं उनको कहते हैं रेटिना का पैटर्न चेक करना।
या बायोमेट्रिक इसमें किसी उस पर सिग्नेचर भी कराते हैं, तो सिग्नेचर कराते हैं उस पर डिजिटल सिग्नेचर करा लेते हैं, तो इस पे सिग्नेचर जो है वो भी आपके इसमें चेक करने के लिए काम में आ जाती है। तो बायोमेट्रिक टेक्निक्स भी जो है वो इसमें यूज में आ जाती हैं। इसके अलावा एक और मेथड यूज हो जाता है इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, बैज कार्ड जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं। बैज कार्ड्स जो है वो क्या होते हैं, जैसे यूजर के आईडी कार्ड्स हैं, किसी उसके कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, वो किसी कंपनी में जब एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते समय वो कहीं भी एंट्री करते हैं तो अपना आई कार्ड जो है वो स्कैन कर देते हैं, आई कार्ड स्कैन करते हैं, उससे उनकी एंट्री हो जाती है। तो आई कार्ड में क्या होता है, एक बार कोड नंबर होता है, उस बार कोड नंबर से उनकी एंट्री हो जाती है। आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो वहां आपने देखा होगा कई जगह, जैसे रिलायंस स्टोर पे या किसी स्टोर पे आप जाके लेते हैं, तो वहां के एम्प्लॉयज भी क्या करते हैं, उस पर कंप्यूटर को ऑन करने के लिए अपना कार्ड लगाते हैं और उससे सिस्टम ऑन होता है, उसके बाद में वो काम करना शुरू होता है। तो वो क्या ले रहा है, ऑथेंटिकेशन कैसे चेक कर रहा है, उनके कार्ड से ले रहा है। तो उस सिस्टम को हर कोई नहीं ऑन कर सकता, कोई भी उसमें से एंट्री करके बिल नहीं निकाल सकता है। जो वहां का एम्प्लॉय होगा उसके पास में कार्ड होगा और वही उस कार्ड से उसको ऑन कर सकता है, ऑन करने के बाद ही वो खुलेगा। तो वो उसमें जो उनके उसका बार कोड होगा उनके कार्ड के ऊपर, बैच कार्ड के ऊपर, उसी से वो ओपन होगा। तो ये क्या है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन यानी उनका ऑथेंटिकेशन चेक करना। तो हमारे पास में तीन अलग अलग तरीके हो गए, क्या हो गया, या तो यूजर आईडी पासवर्ड से चेक कर लें, फिंगरप्रिंट से कर लें, रेटिना पैटर्न से या सिग्नेचर से कर लें, या बैज कार्ड से कर लें। अब इनको एक एक करके डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पासवर्ड से जब हम करते हैं, पासवर्ड मेथड जब हम लेते हैं, यानी आईडी पासवर्ड वाला, द पासवर्ड इज द मोस्ट कॉमन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ अ सीक्रेट। पासवर्ड सबसे कॉमन ऑथेंटिकेशन का मेथड है, सबसे पुराना है, सबसे पहले का है, जिसमें आप कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। In password-based system, each user has a password which may initially be assigned by the system administrator. पासवर्ड सिस्टम जो होता है इसमें यूजर जो है एक पासवर्ड लेता है जो कि इनिशियली जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो बना के उसको देता है। मैनी सिस्टम अलाउज यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड, और फिर उसके बाद में जो यूजर है उस पासवर्ड को चेंज कर सकता है। The system store all user password and uses them to authenticate their user. जो सिस्टम है वो जितने भी यूजर्स हैं उसके, उन सबके पासवर्ड को अपने पास स्टोर करता है, और जब भी यूजर लॉग इन करता है, कोई भी यूजर, वो चेक करता है क्या वो यूजर का पासवर्ड उसके जो स्टोर्ड पासवर्ड है उनसे मैच हो रहा है, और उनको ऑथेंटिकेट करता है। Passwords are popular because they request no special hardware and are relatively easy to implement. पासवर्ड के इसमें क्या होता है, जनरली डेटाबेस मेंटेन होता है, जिसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं, जितने भी यूजर्स हैं, जैसे सर्वर है, सर्वर मेंटेन कर रहा है सारे पासवर्ड, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों के यूजर आईडी पासवर्ड है, वो सब सर्वर पर स्टोर रहते हैं डेटाबेस में। अब क्या होगा, जब भी कोई यूजर लॉग इन करेगा, उसका यूजर आईडी पासवर्ड मैच किया, जैसे आप लॉग इन करते हैं, आप अपने जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं, तो जितने लोगों ने के भी जीमेल होंगे उन सबके आईडी पासवर्ड स्टोर होते हैं उसके सर्वर पर, जीमेल के पे। जब आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हैं तो डेटाबेस में चेक किया जाता है आपका आईडी और आपका पासवर्ड। अगर वो आईडी पासवर्ड मैच कर जाता है स्टोर डेटा आईडी पासवर्ड से, तो आपका लॉगिन ओपन हो जाता है। और अगर आईडी पासवर्ड मैच नहीं करता तो आपके पास में मैसेज आ जाता है कि आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये क्या है, एक तरीका है ऑथेंटिकेशन चेक करने का कि आप ऑथराइज्ड हैं या नहीं है ये काम करने के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। ये जो है काफी इजी मेथड है और पॉपुलर मेथड है, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई हार्डवेयर नहीं लगाना पड़ता, अलग से कुछ हार्डवेयर नहीं चाहिए कंप्यूटर में, और बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करना इसको। अब दूसरा आता है आर्टिफैक्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें बैजेस के थ्रू हम कर रहे थे, मैग्नेटिक स्ट्रिप जिसमें लगी हुई है स्मार्ट कार्ड के अंदर। आर्टिफैक्ट यूज
फॉर द यूजर ऑथेंटिकेशन इंक्लूड मशीन रीडेबल बैजेस, जिसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट कार्ड होते हैं. बैजेस और कार्ड रीडर मे बी इंस्टॉल्ड in or near the terminal, and user are required to supply the artifact for authentication. इसमें क्या किया जा रहा है, एक कार्ड जो है वो यूजर को प्रोवाइड किया जाता है, बैजेस प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, बारकोड लगा होता है उस स्मार्ट कार्ड पर, और जब भी वो टर्मिनल के पास जाता है उसको स्वैप करता है या उसको लगाता है उसके पास में, जिससे उसका ऑथेंटिकेशन चेक होता है. In many systems, artifact identification is coupled with the use of password. कई बार क्या होता है इसमें बारकोड से आइडेंटिफाई करने के साथ ही उसे कुछ पासवर्ड भी डालना पड़ता है. जैसे फॉर इन सम कंपनीज बैजेस आर रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय टू गेन एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन गेट. जैसे कुछ कंपनीज ऐसे भी करती हैं कि अगर गेट से एंट्री करनी है, किसी भी एम्प्लॉय को गेट के अंदर आना है, तो पहले उसे बैज दिखाना पड़ेगा, कार्ड लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक नंबर डालना पड़ेगा, तभी गेट खुलेगा और वो उस गेट से अंदर एंट्री कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकता है. तो एंट्री गेट पे भी इस तरह का सिस्टम लगाया जा सकता है कि ऑथराइज लोग ही केवल कंपनी के गेट के अंदर आ पाए, हर कोई कंपनी के गेट के अंदर ना आ पाए. तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कंपनी का गेट ही तब खुलेगा, ऑटोमेटिक गेट होगा, और वो गेट तभी खुलेगा जब बैजेस लगाए, बैज जो है उसके पास में वो उसे लगाएगा और तभी वो गेट खुलेगा. इसके साथ में आप पासवर्ड का भी सिस्टम रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो. स्मार्ट कार्ड कैन augmented this scheme by keeping even this user password with the card itself, which allow authentication with our storage of password in the computer. अगर आप इसमें पासवर्ड का भी सिस्टम रखते हो तो एक कंप्यूटर भी लगेगा जिसके अंदर जो पासवर्ड्स है वो पासवर्ड भी स्टोर रहेगा. फिर इसके बाद में आता है बायोमेट्रिक टेक्निक. बायोमेट्रिक टेक्निक जैसे मैंने आपको बताया, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच यूजर. हर यूजर की बायोमेट्रिक अलग होती है, यूनिक होती है. हर यूजर की, हर पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक होती हैं. Some user characteristics can be established by mean of biometric technique. जो बायोमेट्रिक टेक्निक्स है उनके थ्रू उन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. जैसे हर यूजर की फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, हर यूजर की रेटिना स्कैन अलग होते हैं, तो उनको उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके बाद में एक और पॉइंट आता है इसमें, पासवर्ड इसमें पासवर्ड्स के साथ में अगर इसमें दो कॉमन वे हैं पासवर्ड देने के. वन वे इज टू फॉर आइदर ह्यूमन और प्रोग्राम टू know the user or have information about the user. People use the obvious information. इसमें एक पासवर्ड को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं. पासवर्ड की वनरेबिलिटी के लिए दो चीजें होती हैं. देयर आर टू कॉमन वे टू गिव पासवर्ड. पहला तरीका तो क्या होता है, इट इज फॉर आइदर टू नो यूजर और हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर. दो तरीकों से पता किया जा सकता है कि अगर या तो आपको यूजर के बारे में पता है या टू हैव इंफॉर्मेशन, या आपको इंफॉर्मेशन है यूजर के बारे में कुछ. पीपुल यूज ऑब्वियस इंफॉर्मेशन. जनरली लोग क्या होते हैं, अपनी जनरल इंफॉर्मेशन रखते हैं पासवर्ड के बारे में. जैसे अपना नाम रखेंगे, अपने पेट्स का नाम रखेंगे, स्पाउस का नाम रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन पासवर्ड में रखते हैं. तो अगर कोई पर्सन किसी को जानता है या उसके बारे में जानता है तो वो बहुत इजीली उस पासवर्ड को, उसके पासवर्ड्स को बना सकता है. द अदर वे इज डू यूज और पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैलिड पासवर्ड करेक्टर अंटिल द पासवर्ड इज फाउंड. दूसरा तरीका है कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो बनाए जाए जब तक कि पासवर्ड फाउंड न हो जाए. तो दो तरीके से पासवर्ड्स को फाउंड किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है एनक्रिप्टेड पासवर्ड. वन प्रॉब्लम विद ऑल दीज अप्रोचेस इज द डिफिकल्टी ऑफ कीपिंग द पासवर्ड सीक्रेट विद इन द कंप्यूटर.
एक प्रॉब्लम आती है कि ये जितने भी तरीकों से आपने पासवर्ड बनाए, इनमें पासवर्ड को अपने कंप्यूटर में सीक्रेट कैसे रखें। जब पासवर्ड कंप्यूटर में स्टोर हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया पासवर्ड बनाया तो सर्वर पे स्टोर हो गया और स्टोर करके हम रखते हैं, जब भी कोई यूजर लॉगिन करता है तो हम चेक करते हैं कि वो पासवर्ड सही है या नहीं, मैच करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर पर जब पासवर्ड स्टोर है तो उस समय वो पासवर्ड सीक्रेट कैसे रहे। कोई पर्सन अगर हमारे कंप्यूटर तक पहुंच गया तो उसे तो सबके पासवर्ड पता चल जाएंगे और फिर वो कितने सारे लोगों के पासवर्ड का मिसयूज कर सकता है। Each user has a password. The system contain a function that extremely difficult to designer who impossible to invert but is simple to compute. When a user present a password, it is encoded and compared against the stored encoded password. इसका तरीका ये है कि जो पासवर्ड सिस्टम में स्टोर किया जाए उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में किया जाए, यानी उसे एनकोड कर दिया जाए। और जब पासवर्ड इवन of the stored encoded password is seen, it cannot be decoded, so the password cannot be determined. Thus the password file does not need to be kept secret. तो पासवर्ड की फाइल क्या हो, एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो। जब पासवर्ड मैच किया जाएगा तब उसको चेक कर लिया जाएगा उसके एनकोडेड फॉर्म से डिकोड करके, और पासवर्ड की फाइल लेकिन एनकोडेड फॉर्म में ही स्टोर रहेगी। दूसरा मैं एक और इसमें पॉइंट आता है वन टाइम पासवर्ड। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ पासवर्ड स्निफिंग एंड शोल्डर स्निफिंग, a system could use a set of paired password. पासवर्ड एक बार में फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पासवर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नाम पता चल जाता है, आपके बारे में डिटेल्स पता है तो पासवर्ड को आइडेंटिफाई किया कर लिया जाता है। तो एक पासवर्ड रखने की बजाय पेयर्ड पासवर्ड रखे जाएं। When a session begins, the system randomly select and present one part of password pair. The user must supply the other part. This approach can be generalized to use of an algorithm as a password. The algorithm might be an integer function. For example, system select a random integer and present it to the user. The user applies a function and replies with the correct result. The system also applies the function if the two result matches, access is allowed. These fall into two categories. इसमें क्या किया जाए, इसमें वन टाइम पासवर्ड पूछा जाए। जैसे कि आप कई बार क्या करते हैं, आप बैंक वगैरह के साइट्स जैसे ऑपरेट करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग के टाइम पर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और बैंक की साइट को एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद में अगर आपने सही आईडी पासवर्ड डाला है तो आपके सामने आपका लॉगिन अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको आपका बैलेंस और बाकी सभी चीजें दिखेंगी। फिर आप कोई ट्रांजेक्शन शुरू करते हैं और आप कोई अमाउंट ट्रांसफर करते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले आपके पास में वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा, यानी वो एक ही बार में जनरेट होगा। एल्गोरिथम लगेगी उसमें कोई और एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा, और वो सिंगल टाइम पासवर्ड आपके उस नंबर पे, उसे आप ओटीपी भी कह सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड भी कह सकते हैं, वो आपके उसी नंबर पर या उसी मेल पर आएगा जो आपने रजिस्टर्ड कराया होगा बैंक में। तो उस नंबर पर आएगा, उस पे से आप वो वन टाइम पासवर्ड जब एंटर करेंगे तभी जो रिजल्ट, अगर करेक्ट रिजल्ट डाला तो ही, रिजल्ट अगर मैच होगा तो ही आगे का ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। अगर वो सही नहीं डाला तो आपका वो जो आपका ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। तो इस तरह से वन टाइम पासवर्ड यूज किया जा सकता है। इसके एडवांटेजेस क्या है ऑथेंटिकेशन के? लार्जली इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन, रिड्यूस द एरर इन सिक्योरिटी कॉन्शियस एनवायरनमेंट। जो एडवांटेजेस हैं इस तरह से पासवर्ड देने के और ये सब करने के, पासवर्ड देने से एडवांटेजेस क्या है, इससे आपके यूजर की ऑथेंटिकेशन जो है वो बढ़ता है,
और सिक्योरिटी कॉन्शियस एनवायरनमेंट में एरर्स कम होते हैं, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज होती है, कई बार पोटेंशियल इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी जो है वो नहीं रहता, और इसके अंदर जो यूजर्स हैं वो यूजर्स को भी कई बार प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके बाद में हमने इसमें एक वर्ड यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले कि एनकोडेड फॉर्म में, एनक्रिप्टेड फॉर्म में हम डेटा को या अपने पासवर्ड्स को रखें। तो ये एनक्रिप्शन क्या होता है, एनकोडेड फॉर्म में कैसे रखते हैं? तो एनक्रिप्शन एक बार थोड़ा सा समझते हैं, एनक्रिप्शन का मेथड क्या है। Encryption is one such mechanism which allows such data to be scrambled so that even if someone intercept it to be it on the network, it is not readable to him or her. Thus, the basic purpose of encryption is to make the data transfer secure over the network. एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन एक ऐसी मैकेनिज्म है जो कि ये अलाउ करती है कि आप अपने डेटा को एनकोड करके एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हैं नेटवर्क पर, जिससे कि किसी को भी वो रीडेबल ना हो। इसका पर्पस जो है वो ये होता है कि आपका डेटा जब ट्रांसफर हो रहा हो नेटवर्क पर तो वो सिक्योर रहे, कोई भी उसको रीड ना कर सके, क्योंकि जब कोई रीड ही नहीं कर पाएगा उसको तो वो उसके अंदर चेंजेस भी नहीं कर पाएगा। हमें डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड इसीलिए ही करानी है कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, कोई अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस ना करे, और अगर कोई अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस करता है तो उसके अंदर चेंजेस ना कर सके, मॉडिफिकेशन ना कर सके, डिस्ट्रिक्शन ना कर सके। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि कोई हमारे डेटा को रीड ही ना करे। तो रीड कब ना करे? जब हम अपने डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि वो रीडेबल ही ना हो, एनकोड कर दें। एनक्रिप्शन वर्क एज इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लियर फॉर्म से, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, टू कोडेड इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं सेफर टेक्स्ट, which cannot be read from outside parties. एनक्रिप्शन का काम क्या है? ये हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी क्लियर इंफॉर्मेशन को कोडेड इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे कोई भी आउटसाइड पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, रीड ना कर सके, एक्सेस करे लेकिन रीड ना कर सके। This transformation process is controlled by an algorithm and key. एक की और एक एल्गोरिथम इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कंट्रोल करेगी। The main challenge in using this approach is the development of encryption scheme that is impossible to break. इसके अंदर जो मेन चैलेंज होगा वो क्या है? हमें एक ऐसी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी एनक्रिप्शन की जो कि जिसे कि ब्रेक न किया जा सके। These are two kind of encryption. एनक्रिप्शन दो तरह का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल एनक्रिप्शन और सीक्रेट की, which uses a single key to encrypt or decrypt the transmitted data. पहला होता है जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक की, इनको क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं कई जगह पर, और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं या सिमेट्रिकल एनक्रिप्शन भी बोलते हैं, जिसमें एक सिंगल की को यूज किया जाता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। दूसरा होता है एसिमेट्रिकल एनक्रिप्शन या एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर दो कीज यूज की जाती हैं, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। प्राइवेट की का यूज करते हैं हम एनक्रिप्शन के लिए और पब्लिक की का यूज करते हैं हम डिक्रिप्शन के लिए। इसको डायग्राम से एक बार समझें कैसे करते हैं। प्लेन टेक्स्ट है हमारा पहले, जो एक्चुअल डेटा है जिसको हमें नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करना है। उस डेटा के ऊपर हम यहाँ पर एल्गोरिथम और एनक्रिप्शन की लगाएंगे और यहाँ पर सेंडर की साइड पर एनक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, एनक्रिप्शन अप्लाई होगा।
जैसे ही एन्क्रिप्शन अप्लाई होगा, एल्गोरिथम चलेगी, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कोडेड डेटा में, साइफर टेक्स्ट में। और ये वाला जो कोड है, कोडेड फॉर्म में हमारा डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करेगा। अब सपोज करिए किसी ने भी नेटवर्क के ऊपर हमारे डेटा को अगर एक्सेस किया, किसी ने भी यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रेक की, तो उसे कौन सा डेटा मिलेगा? ये कोडेड डेटा, जिसे कि वो एक्सेस ही नहीं, जिसे कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या डेटा यहाँ पर है। तो वो जब समझ ही नहीं पाएगा, रीडेबल ही नहीं होगा वो डेटा, तो वो डेटा, उसमें कोई भी चेंज, उस डेटा के अंदर वो कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, उस डेटा को इसमें किसी भी तरह का डिस्ट्रिक्शन नहीं कर पाएगा, मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। वो डेटा ट्रेवल होने के बाद जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा, तो वहां पर फिर से एल्गोरिथम अप्लाई होगी डिक्रिप्शन की के साथ में, और वहां पर डिक्रिप्शन अप्लाई होगा, डिकोडिंग होगी डेटा की, और वो डेटा वापस से प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जैसा टेक्स्ट यहाँ था वैसा ही टेक्स्ट यहाँ पर रिसीवर साइड में वापस से मिल जाएगा। इस तरह से ये जनरल एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन की मैकेनिज्म होती है जिससे डेटा कन्वर्ट होता है। इसके बाद में आते हैं कुछ जनरल टर्म्स आते हैं, प्रोग्राम थ्रेड्स आते हैं। प्रोग्राम थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं? प्रोसेसेस आर द ओनली मीन्स ऑफ accomplishing वर्क ऑन अ कंप्यूटर। Therefore, writing a program that create a breach of security or causing a normal process to change its behavior and create a breach in common goal of cracker। हमारे सिस्टम में सारा का सारा काम क्या होता है, सारा वर्क कैसे होता है? प्रोसेसेस के थ्रू होता है, प्रोग्राम्स के थ्रू होता है। तो जो भी प्रोग्राम्स हम लिखते हैं उन्हीं में हमारे सिक्योरिटी ब्रीचेस आते हैं। जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस है जो चल रही है उसके बिहेवियर में चेंज आता है, और यही क्या है, प्रोग्राम्स हमारे जैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वैसे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। यही यही से क्या होता है, हमारे यही गोल होता है हमारे क्रैकर्स का, हैकर्स का, क्रैकर्स का। तो वो क्या करते हैं, वो वायरसेस, वर्म, ट्रोजन, इस तरह की थ्रेड्स जो है वो सिस्टम में एंटर करा देते हैं। इनको हम अभी डिटेल में और पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ आज डिस्कस कर लेते हैं, कल इनको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर वायरसेस क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर वायरसेस स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस तरह से लिखे होते हैं। कंप्यूटर वायरसेस इज स्मॉल प्रोग्राम written to alter the way a computer operator and its execute without the permission or knowledge of the user। कंप्यूटर वायरसेस स्मॉल प्रोग्राम होते हैं और ये यूजर की परमिशन के बिना, नॉलेज के बिना हमारे सिस्टम में आ जाते हैं और सिस्टम के तरीके को अलग तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, ऑल्टर करना शुरू कर देते हैं। अ प्रोग्राम इज अ वायरस इफ इट मीट टू क्राइटेरिया। कोई भी प्रोग्राम कब वायरस कहलाएगा कि ये वायरस प्रोग्राम है? इट मस्ट एग्जीक्यूट इटसेल्फ, जब वो खुद ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। इट मस्ट रिप्लीकेट इटसेल्फ, वो अपने आप ही अपनी कॉपीज बनाना शुरू हो जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है बल्कि क्या है, वायरस प्रोग्राम है। Worms are basically the programs that replicate themselves from system to system without one use of the host file। They contain malicious code that can cause many damage to the file, software and data on the computer। वर्म जो होते हैं, वर्म बेसिकली ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो खुद की बहुत सारी कॉपीज क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे सिस्टम में हमारे फाइल्स को कोई नुकसान वैसे नहीं पहुंचाते बल्कि अपनी इतनी सारी कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं और क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को, डेटा को हमारे रिसोर्सेज को बेसिकली क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैं। इनका नुकसान पहुंचाने का मेथड क्या होता है कि उनको कंज्यूम कर लेते हैं रिसोर्सेज को। देयर आर सेवरल वेज दैट वर्म गेट इनटू द कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमन इज थ्रू द इंटरनेट एंड ईमेल। जनरली वर्म्स के या वायरसेस के हमारे सिस्टम में पहुंचने के अलग अलग तरीके होते हैं। मेन जो मेथड है वो है कि हमारे जो इंटरनेट हम यूज करते हैं, ईमेल्स ले आते हैं हमारे सिस्टम में, उनके थ्रू ये हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। Pretty Park worm is prevalent example। Trojan horse are important files that claim to be something
prescribe but in fact are malicious. ये भी ट्रोजन हॉर्स भी एक ऐसी फाइल्स हैं जो कि क्लेम करती है कि कुछ डिस्क्राइब करेंगी, लेकिन होता क्या है, वो मेलिशियस फाइल होती है. अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दैट फ्रॉम form true viruses is that they do not replicate themselves as versus do. Trojan contain malicious code that when trigger cause loss of data. ट्रोजन हॉर्स भी कैसे हैं, इस तरह के malicious codes हैं जो कि एक बार ट्रिगर हो गए तो उसके बाद हमारे डेटा को लॉस नुकसान पहुंचाते हैं. सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेट. सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेट्स भी होते हैं हमारे पास में. प्रोग्राम थ्रेट्स यूज द ब्रेकडाउन इन द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम टू अटैक प्रोग्राम्स. प्रोग्राम थ्रेट जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को होते हुए भी सिस्टम में हमारे प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाते हैं. जो प्रोग्राम्स हैं उन पर ही अटैक करते हैं. इन कंट्रास्ट सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेट इन्वॉल्व अब्यूज of services and network connection. System and network threat create the situation in which operating system resources and user files are misused. नेटवर्क और सिस्टम थ्रेट जो होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को या नेटवर्क जो है उनके उनको नुकसान पहुंचाते हैं. जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके उनको मिसयूज करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं. Sometimes a system and network attack is used to launch a program attack. The more open an operating system is, more service it has enabled and more function it allow. It is that bug is available to exploit. Increasingly operating system strive to be secure by default. वैसे तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें सिक्योरिटी अवेलेबल होती है, लेकिन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं. वैसे तो जनरली सिक्योर होते हैं, लेकिन फिर भी जो ओपन होते हैं उनके अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो उनके अंदर इस तरह के बग्स भी आते हैं, और बग्स आते हैं तो उनके थ्रू वायरसेस भी एंटर हो जाते हैं. तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जनरल बेसिक प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के. वायरसेस एंड वॉर्म्स को हम कल डिटेल में और डिस्कस करेंगे. सिक्योरिटी डिजाइन प्रिंसिपल्स हम कल डिस्कस करेंगे, आगे के टॉपिक्स भी इस चैप्टर के. थैंक यू.